प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत ने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला कर लिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। हिमायत या मुखालिफत, पीटीआई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इस ऑपरेशन के खिलाफ बोल पड़े। ऑपरेशन को अदम इस्तेहकाम का लकब दे डाला। वज़ीर आला गंडापुर ने फैज हमीद के हक में बयान दे दिया। जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मखसूस निशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच में केस की अहम समात। बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। आइन के मुताबिक बताएं, सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस निशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? क्या हम आइन के नेचुरल मानी को नजरअंदाज कर दें? ऐसा क्यों करें? चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स, अहम डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का जनरल बाजवा नवाज शरीफ से मुतालिक बयान उनके गले पड़ गया। लंदन मुलाकातों के जिक्र ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। नून लीग का किसी भी मुलाकात से इनकार। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान ने सबूत मांग लिए। कानूनी कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। और इसके अलावा बात करेंगे बजट सेशन जारी, अरकान कौमी असम्बली की बजट तकारीर। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा कर दिया, तख्त लाहौर निशाने पर। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डिस्कशन के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। और अहम मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एपेक्स कमेटी ने एक और ऑपरेशन की मंजूरी दी है, अज़्म इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के अगेंस्ट। अब जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या बैकग्राउंड है इसका? ये कोई कंटिन्यूशन है पिछली स्ट्रैटेजी की, या कोई दहशतगर्दी के वाक़यात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि ये ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया था? देखें, इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो यही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में ऑब्वियसली हालिया महीनों के अंदर इजाफा हुआ है। और जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर आप इस साल के पहले 5 माह के नंबर्स भी देखें तो 400 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, बेशतर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में हुए हैं। और ये पिछले साल के मुकाबले में इसी अगर 5 माह की बात करें तो 83% ये अटैक ज़्यादा है। इवन 2023 में जो नंबर ऑफ फेटेलिटीज़ हुई, जो अमवात हुई दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में, वो पिछले 6 साल में सबसे हाईएस्ट नंबर था। तो क्लियरली जो माजी में हम ऑपरेशंस करते रहे आफ्टर 9/11 अटैक्स, वो ज़रबे अज़्ब हो, रद्दुल फ़िसाद हो, राह निजात हो, राह रास्त हो, जितने ऑपरेशंस किए थे उससे काफ़ी हद तक हमने देखा कि 2017 के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में तो बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया है। और जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए तो वो जो ग्रुप हैं वो दोबारा से रीग्रुप होना शुरू हुए और अब पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। रही बात इस मिलिट्री ऑपरेशन की, ये कंटिन्यूएशन है। अगर आप देखें तो जब भी जनरल कियानी के दौर में तो बेसिकली एक तो पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन चेंज हुआ कि किस तरीके से हमने जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ना है, उन्होंने डॉक्ट्रिन बदला। 2014 में जनरल राहीद शरीफ ने ज़रबे अज़्ब शुरू किया आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के बाद। 2017 में जब जनरल बाजवा थे तो उन्होंने रद्दुल फ़िसाद शुरू किया। और अब जब ये ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, अज़्म इस्तेहकाम जिसका नाम दिया जा रहा है, जो जनरल आसिम मुनीर है उनके दौर में, तो बुनियादी तौर पर ये एक कंटिन्यूएशन है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी शो करता है कि जो माजी में हमने जो भी कार्रवाइयाँ की वो शायद इतनी मौसर नहीं रही कि हम कम्प्लीटली इस दहशतगर्दी का जो नासूर है इसको ख़त्म कर सकते। और इसलिए अब एक आप कह सकते हैं कि नए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है। और इसमें जो एक अहम फैक्टर है वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो चीन है कि हालिया महीनों में और इवन हालिया सालों के अंदर चीन के जो नेशनल्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया। हालिया अटैक 26 मार्च को बशाम में हुआ, 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए। और हमने देखा कि पिछले ही हफ्ते चीन के एक अहम वजीर ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर पब्लिकली क्लियरली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं करता तो फिर मुस्तकबिल में चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो सरमायाकारी करे। तो ये वो तमाम फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक नया जो पुश है
दहशतगर्दी के खिलाफ उसको स्टार्ट करने का फैसला किया गया। अभी कितना मौसर होगा, ऑफ कोर्स टाइम विल टेल। मैं इसी पॉइंट को आपकी तरफ लेके आऊंगी कामरान, क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि एक पिछले ऑपरेशंस की भी एक हिस्ट्री है और डेफिनेटली वो ऑपरेशंस टारगेट सेट करके किए गए, अगर वो इतने मौसर नहीं रह सके तो इस ऑपरेशन से किस तरह से उम्मीद लगाई जा सकती है? ये स्ट्रैटेजी इसमें कुछ डिफरेंट की गई है, डिफरेंटली इसको डील किया जाएगा? आई थिंक इसमें जो सबसे आम बात है, जब हमने 2014 में भी ऑपरेशन किया ज़रब-ए-अज़्म, 2017 में जैसे मैंने कहा कि रद्दुल फसाद, तो उसके बाद हमें तो यही बताया गया कि, और ऐसा हुआ भी कि जो साबका कबायली इलाके थे जो कभी दहशतगर्दों की आमाजगाह समझा जाता था, तो वहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान हो, जनूबी वज़ीरिस्तान हो, बेशतर दहशतगर्द या तो मारे गए या उन्होंने अफगानिस्तान में जाके पनाह ले ली। और हमें तो यही बताया गया कि अब पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर जो दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये यकीनन जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके रेमिनेंट्स, स्लीपर सेल्स तो मौजूद हैं, लेकिन अब उनकी उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस नहीं है। लेकिन अगस्त 2021 में जैसे मैंने कहा कि अफगान तालिबान आए, तो लगता ये है कि ये जो दहशतगर्द ग्रोह जो काफ़ी हद तक उससे पहले कमज़ोर हो गए थे, ये रीग्रुप भी हुए हैं। इसका मतलब है कि दोबारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया था वो इसका मतलब है कि उन्होंने उसको री एस्टैब्लिश किया है। तो ये सीरियसली एक ऑफ कोर्स चैलेंज है, क्योंकि जो पहले हमने ऑपरेशंस किए उसमें ह्यूमन कॉस्ट भी बेयर करना पड़ी, आपको फाइनेंशियल कॉस्ट भी देना पड़ी, आपका जो सोशल फैब्रिक है वो भी तबाह हुआ। जो साबका कबायली इलाकों में ऑपरेशंस हुए, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को बेघर होना पड़ा। तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, लेकिन वो कॉस्ट इसलिए पे की जाती है कि लॉन्ग टर्म आपके मुल्क में पीस आ जाए। तो अभी कम से कम एक ऑफ कोर्स सिल्वर लाइनिंग जरूर है, दो के बेशक एक जो जान है वो भी बहुत कीमती है कि अभी तक जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, कम से कम माजी के बरक्स फिलहाल जो अर्बन सेंटर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब दहशतगर्दी की जंग अरूज पर थी तो उस वक्त तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर कोई भी जगह महफूज नहीं थी। तो कम से कम अभी तक दहशतगर्द उस तरीके से कोई बड़ा वाकया किसी बड़े शहर में नहीं कर पाए। लेकिन खदशा यही है कि जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है और अगर पाकिस्तान ने कोई डिसाइसिव कार्रवाई ना की तो फिर खदशा यही है कि ये जंग जो है वो शहरों तक फैल सकती है। तो शायद इसी वजह से फैसला किया गया है कि इसको अब मौका है कि काउंटर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया कामरान आपका, आपने बड़ा कम्प्रहेंसिवली आपने डिटेल्स बताई हैं। एक ये भी लगता है जैसे आप अभी भी कह रहे थे, जनरल मुशर्रफ साहब से लेकर जनरल कियानी साहब, जनरल रहील साहब, जनरल बाजवा साहब, नो कमेंट टू जनरल आसिम मुनीर साहब, कि देयर इज़ ए न्यू जर्नल एंड देयर इज़ ए न्यू मिलिट्री ऑपरेशन। 20-22 सालों में 24 साल बड़ा अरसा होता है। मतलब एक ट्रेंड आर्मी लाइक पाकिस्तान आर्मी, एक बड़ा लंबा तजर्बा है इनको टेररिज्म की वार लड़ने का। तो देन व्हाट गोज़ रॉन्ग कि इतने सालों बाद हमें बताया भी जाता है हर दफ़ा जब भी ऑपरेशन होता है कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ कर रख दी है, हमने उनका सर कुचल दिया है। वो तो 2-3 साल बाद फिर सर बहरा उनका ये उगाता है, दोबारा नेचुरल प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं। सो बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि वही वाली बात कि हर दफ़ा जब भी कोई नया जर्नल आता है तो नया ऑपरेशन जो है ना, फॉर वन रीज़न आर द अदर, उसको स्टार्ट करना पड़ता है। सर ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि देखें, अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो भी आर्मी चीफ आए उन्होंने दो के जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो जारी थी, लेकिन एक नया नाम भी उसको दिया। लेकिन ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि ये बात भी अपनी जगह पे कायम है कि 9/11 अटैक्स के बाद जिस तरीके की एक मौके के ऊपर खास करके 2007 से ऑनवर्ड 8, 9, 10, 11 वो साल थे कि पाकिस्तान के लिए बदतरीन, आई थिंक कोई पाकिस्तान का शहर महफूज नहीं था और लोगों ने तो पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट जो पाकिस्तान से बाहर थे वो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था और कहा यह था कि शायद जो तालिबान हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली वो स्वात में हो, खैबर में हो, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशंस किए जिसकी हमने बहुत ज़्यादा प्राइस पे की और उस ट्रेंड को हमने रिवर्स किया और उसमें बड़ी हद तक पाकिस्तान को कामयाबी मिली। और अगर आप 2017 के बाद ऑनवर्ड देखें, 2018, 19, 20, तो पाकिस्तान में काफी हद तक हालात जो हैं वो बेहतर हो गए थे, चीजें बेहतर होना शुरू हो गई थी। एक मौके के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट का सफाया हो गया था, हम PSL भी पाकिस्तान में नहीं करवा सकते थे, उसकी बहाली हुई, तो वो रिफ्लेक्शन थी कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे थे। अब सवाल ये है कि ये जो दोबारा दहशतगर्दी का जो नासूर है वो सर उठा रहा है, उसकी अगेन हमें लिंकेज देखनी पड़ेगी। जो अफगान तालिबान के हवाले से हमारी पॉलिसी थी, अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी थी,
जो माजी की हमारी सियासी और जो मिलिट्री की कामरान अभी बात की जनरल बाजवा साहब के रद्दुल फसाद की कि उन्होंने भी ऑपरेशन एक शुरू किया था, फिर हमने देखा यही जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज़ साहब थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे 2019 में 20 में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो इन्होंने जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया था, जो यहाँ से ये भाग गए थे, चले गए थे सवात या दीगर एरिया से, अफ़गानिस्तान में पनाह ली हुई थी, ये गए, इन्होंने मुज़ाकरात किए, उनको आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुन रहा था, उन तमाम को राज़ी करके यहाँ पे फेंस जो थी हमारी अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर जो है, उसको काट कर बाकायदा उन तमाम को एक एक को कार के अंदर लेकर आए, उनको सेटल किया। सवात में बहुत बड़े, आपको याद होगा, उस पर मुजाहरे भी हुए थे और इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जनाब सवात के लोग हमें कहते हैं इनकी तो बहुत सारी दुश्मनियाँ पड़ गई हैं, वापस आएंगे और हम तंग होंगे। तो जिनके खिलाफ रद्दुल फसाद किया, जिनके खिलाफ इतनी बड़ी आप जो कहें ह्यूमन कास्ट हुई, हमारे फौजियों ने जाने दी, शहादतें दी, लोगों ने अपने बच्चे, अपने बाप या अपने उन रिश्तेदार इतने खोए, उसके बाद जिनके मतलब जो ये यहाँ के रद्दुल फसाद कर रहे का ऑपरेशन कर रहे थे, उन्हीं को वापस ले गए, उनका कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं पे नाम भी नहीं है, कहीं से उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है कि कौन सी कैलकुलेशन थी, क्या रीडिंग्स थी, क्या मुआहदे थे, और आप तमाम उन ये लोगों को वापस ला के आपने बसाया। तो ये जो नया ऑपरेशन कर रहे हैं आप, क्या उनसे भी ज़रा थोड़ी सी कोई एस्टेब्लिशमेंट पूछगछ करेगी कि भाईजान ये आपने कैसे किया था जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं? बिल्कुल, आई थिंक पूछगछ होनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि जो मैं उसी तरफ आने वाला था कि आखिर जब एक मौके के ऊपर पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक इन दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया था, पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हो गए थे, तो फिर इनकी वापसी कैसे हुई? तो वो वापसी आई थिंक वही जो गलत फैसला, एक तो हमारा जो अफगान तालिबान के बारे में जो एक मिस जजमेंट थी कि शायद उनके दोबारा इक़्तिदार में आने से पाकिस्तान के लिए मसाइल कम होंगे, हमने उनको समझा नहीं, हालांकि इतना क्लोजली उनके साथ हम काम करते रहे। और फिर वो जो पॉलिसी थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए, पहले तो चले मुज़ाकरात आपने किए, फिर उसके साथ उनके बंदे छोड़े, फिर उनके बंदों को आपने वापस आने दिया। उसी वक्त ही जो लोग समझते थे इनकी पॉलिसीज़ को, जो भी ये दहशतगर्द हैं, इनको अच्छी तरह से पता था कि ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और बाद में पाकिस्तान को ये हॉन्ट करेगा। और यही चीज़ अब हमें इससे खमियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान को चाहिए था, और बहुत से लोगों का उस वक्त भी जो गवर्नमेंट के अंदर थे उनका इख्तिलाफ था कि इस पॉलिसी से कि आप बराह रास्त मुज़ाकरात ना करें इन दहशतगर्दों से, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सवाल सबसे अहम यही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जहाँ एक दोबारा हमें एक ऑपरेशन शुरू करने की जरूरत पड़ रही है, चीन जैसा दोस्त जो मुल्क है वो हमसे खुश नहीं है, तो उन लोगों से जरूर पूछना चाहिए। आई थिंक एक अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। आपको याद होगा कामरान, एक दफ़ा मेरे ख्याल कमांडर्स मीटिंग का प्रेस रिलीज आया था और हमने आपको ही लिया हुआ था फ़ोन पे, आपसे पूछ रहे थे, अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें जिक्र था, रेफरेंस था इसी बात का जो मैंने आपसे सवाल किया है कि उन्हें एहसास है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को कि जो फैसला किया गया था जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब और फैज़ साहब के दौर में, इट हैज़ बैडली बैकफायर्ड और इसने हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं। बड़ी कॉस्ट है, और कॉस्ट एट व्हाट कॉस्ट? लोग तो यहाँ बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, तो इतने टैक्सेस दे रहे हैं, इन्हीं से तो सारे ऑपरेशन की उनकी फंडिंग की जाती है ना। लोग एक एक रुपया, एक एक मतलब अपनी जान, अपना पसीना निकाल के देते हैं, और उसके बाद एक वहाँ पर जर्नल आते हैं और वो फैसला करते हैं नहीं जनाब ये तो हमारे भाई हैं, इनको वापस लाएँ, इन 35,000 फैमिलीज लोगों को हम यहाँ पे सेटल करेंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नथिंग। अब समझते नहीं है कि ISPR को इस पे भी एक अपना प्रेस रिलीज मतलब वेग की बजाय क्लियर जारी करना चाहिए कि उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट क्या समझती है। और मुझे ये भी पता है, आपको भी पता है कि जनाब आसिम मुनीर ये उस वक्त भी खिलाफ थे इनके साथ बातचीत के या इनको वापस लाने के। नाउ ही इज़ इन ए कमांड, तो एटलीस्ट ये चीज़ें तो कौम के सामने आनी चाहिए कि किसके गलत फैसले की वजह से कौम को बिलियंस ऑफ रुपीज़ की उनको जंगें पड़ी हैं, इंसानी जाने गई हैं, फौजी हमारे शहीद हुए हैं। तो अगर लोग उन्हें अपने बच्चे खोए हैं, उनका ब्लड उनका ज़मीन पे बहा है, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, नथिंग, बस ठीक है जी नया ऑपरेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि एक तो असल में क्लैरिटी, जब एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, जब ये आर्मी चीफ आए थे, कोर कमांडर्स की मीटिंग का आपने हवाला दिया, उसमें तो क्लियरली ये एक अनप्रेसिडेंटेड था कि आमतौर पर होता नहीं है कि जो आर्मी चीफ होता है वो अपना जो प्रीडिसेसर है, ये जो एक्स बॉस है, उसकी पॉलिसी से पब्लिकली इख्तिलाफ करे। तो वो जो पाकिस्तान की तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की TTP के साथ पॉलिसी थी, उसको क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद, कोर कमांडर के इजलास के बाद भी
उसको एक शॉर्ट साइटेडनेस कहा गया था कि वो पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो एटलीस्ट इस हद तक तो उन्होंने किया, बट क्या उनको पब्लिकली आकर के, मेरे ख्याल में इन सो मेनी वर्ड्स, जब अब मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, जब हमने एक पॉलिसी अपनाई है कि हम किसी भी तरह के टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ये क्लियरली आप कह सकते हैं कि जो माजी की जो पॉलिसी थी, जो जनरल बाजवा पॉलिसी परसू कर रहे थे या इमरान खान की गवर्नमेंट कर रही थी, उसको तो कम्प्लीटली अब आपने रिजेक्ट किया है। और इसी वजह से आपकी एक वजह है कि अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात खराब भी हैं, क्योंकि अफगान तालिबान तो आपसे कहते हैं कि हम सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं मुज़ाकरात करवाने में, हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, आप जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे आपके साथ हमारे ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक आपने खुद जिक्र किया कि ये जो जंगें लड़ी जाती हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस होती हैं, इसकी एक कॉस्ट होती है, ह्यूमन कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है। और अब जो इस वक्त पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है वो आपको पता है हमारे सामने है। सेकेंडली, हमने माजी में जो ऑपरेशन किए 2014 में हो, उससे पहले जनरल कियानी के दौर में हो, या इवन जनरल बाजवा के दौर में हो, उस वक्त स्टिल अमेरिकन मौजूद थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको हमारी जरूरत थी। कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी असिस्टेंस, असला, कोलिशन सपोर्ट फंड हमें मिल रहा था। अब जो है, ना तो अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद है, ना अमेरिका को हमारी उस तरीके से जरूरत है, ना बाकी मगरबी ममालिक का इतना इंटरेस्ट है। तो ये बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है कि मौजूदा सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हम कैसे इस तरह का जो ऑपरेशन है सस्टेन करेंगे। तो सर्टनली ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए क्वेश्चन है। कामरान, आपने बड़ी एक अहम बात की है कि इस वक्त अमेरिकन बैठे थे, जब अमेरिकन और अफगानिस्तान के कारज़ई साहब या बाकी बाद में उनकी हुकूमतें ये पाकिस्तान से कहती थी कि आपकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है हमारे खिलाफ, आप मैनेज करें, तो वो कहते थे तुम्हारी नलायकियाँ, तुम नहीं मैनेज कर पा रहे अपने अफगानिस्तान के मामला, आप खुद देखें। तो उस वक्त तो हम बिल्कुल बड़े क्लियर थे जी कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर सकते हैं, अफगान हुकूमत जो है वो करे, अमेरिकन भी थे। एक चीज़ तो इस पे था कि हमने जानबूझ के ये चीज़ें हमने रहने दी हैं कि चलें कल को छोटी छोटी ढोल की बजती रहे और हम अपने उसकी थोड़ी हमदर्दी लेके दुनिया से कोई इमदाद लेते रहे। और दूसरा, जब ड्रोन एज है उसमें अब मतलब हमने अभी उसको ईरान को देखा कि 300-400 से ज़्यादा ड्रोन उन्होंने इसराइल की तरफ भेजे हैं। तो हमारे पास कोई ड्रोन नहीं है कि हम ड्रोन के ज़रिए वार लड़ें ताकि अपने जो हमारे फौजी, हमारे बच्चे हैं, सिपाही हैं, इनकी कैजुअल्टी से बचा जाए। हम उनके ज़रिए मॉनिटरिंग करें, उनके ज़रिए कहीं पे आपने कोई अटैक करना है। अब तो ड्रोन एज चली गई है, उसके बावजूद कोई हमारे पास वही पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी चल रही है कि फुट सोल्जर जो है वही जंग लड़ेगा। कोई मतलब अगर जो मॉडर्न वारफेयर है उसका कोई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है कि हम उसको यूज़ करें और अपने फौजी जो हमारे ये जवान बच्चे हैं उनकी जान बचाएं और ज़्यादा इफेक्टिवली अटैक करें और पेनिट्रेट करें। देखिए, दो चीज़ें, आप जो पहले एक बात कर रहे थे कि शायद एक आपने हिंट दिया कि मे बी हमने खुद ऐसे इशू को छोड़ा और ताकि हम मुस्तकबिल में सिंपैथी हासिल कर सके दुनिया की या इमदाद ले सकें। आई डोंट बाय दैट। अगर वाकई ऐसा है तो ये तो फिर मुल्क के साथ गद्दारी है ना कि आप खुद ब खुद मतलब एक मुल्क को इल्जाम लगता है, अनस्टेबल रखना चाहते हैं। देखिए, इल्जाम लगता है कि आप लोग जो हैं तालिबान को यहाँ से क्लियर नहीं करना चाह रहे, इसलिए छोटे मोटे पॉकेट्स, स्लीपिंग सेल्स रहने देते हैं। कुछ अरसे बाद फिर हम कहते हैं दुनिया को देखो जो हम वार एंड टेरर लड़ रहे हैं, हमें इमदाद दें। वो ठीक, वो जो एक तो मैं अफगान तालिबान की जहाँ तक बात है, वो क्वेटा शूरा हो या हक्कानी नेटवर्क था, यहाँ पे मौजूद थे जब अमरीकी थे, उसके हवाले से तो ऑब्वियसली इट्स एन ओपन सीक्रेट कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी। पाकिस्तान इसलिए कार्रवाई नहीं करता था, पाकिस्तान ये समझता था कि अफगान तालिबान या हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, तो इसलिए वो लैदे अमरीकियों के साथ होती थी। लेकिन अगर जो बाकी ग्रुप हैं, टीटीपी है या इससे जुड़े जो दूसरे ग्रुप हैं, अगर उनको भी हमने डिलिबरेटली इसलिए छोड़ा हुआ था कि कल हम लोगों की सिंपैथी लेंगे या दुनिया से इमदाद लेंगे, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मैं मतलब है कि फिर हमें हमारी जो थिंकिंग है, नहीं मैं इस पे ना मतलब फिर तो हमें सीरियसली फिर सोचना चाहिए। तो बहुत सीरियस एक आप वो चीज़ एलिगेशन है, तो इसलिए आई थिंक आई डोंट रियली थिंक के जी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो इतना इस तरह का फैसला करेंगे कि अपने आप को मेरे ख्याल में करेंगे। मेरा जो अपना ख्याल है, ये तो आप एक बात कर रहे हैं ना कि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये इनकॉम्पिटेंस का ज्यादा मामला है। ये जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी नहीं होती। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हिलरी क्लिंटन का आपको याद हो, पाकिस्तान आई तो उन्होंने कहा आप अपने आप बैक यार्ड में सांप पालेंगे और तवक्को करेंगे हमसाइयों को काटेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत पहले कहा था उन्होंने। इसके बाद हमने देखा मेरा एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं, जनरल बाजवा साहब और जनरल फायज 35,000 बंदे घर ले आए कि जी आप तो इससे ज्यादा मतलब शॉर्ट साइटेडनेस क्या हो सकती है कि मुल्क के साथ मैं यही कह रहा हूं कि वापस ले
मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि ये हम बहुत वही या तो भोले हैं या खुद भोले बन जाते हैं कि ये कैसे, आप सारी दुनिया जानती है कि आपने एक खास लोगों को या एक जो खास ये लोग दहशतगर्द होते हैं उनका एक खास तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, तो उनकी सारी जिंदगी ट्रेनिंग यही है, उन्होंने आज इधर लड़ना है कल किसी और जगह लड़ना है, तो ये कैसे सोच सकते थे कि वो पाकिस्तान के लिए कोई भला करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये अब हमें मेरा ख्याल में एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये टाइम आ गया है कि हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनानी चाहिए, और जो हम बातें करते हैं ना कि इस मुल्क के अंदर किसी भी दहशतगर्दी को या इंतहा पसंदी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, एक्चुअली हमें लेटर एंड स्पिरिट उस पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, बिल्कुल हर तरह से। लास्टली सर, वो खैर आपकी बातें ठीक हैं, बातों की हद तक हम ये रोने रो सकते हैं कि 20-25 साल से हर दफ़ा कहा जाता है दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, उनका सर कुचल दिया, भला भला। कोई अमेरिकन इस दफ़ा कोई सपोर्ट देंगे हमें कि आप इतनी बड़ी एक इंटरनल वार और लड़ने जा रहे हैं जैसे माजी में दी जाती है? अमेरिकन कहते थे भाई साहब आराम से बैठे हुए सुगार पी रहे हैं, काफ़ी पी रहे हैं, हम तो आपको कहते थे, आप उस वक्त डबल गेम में खेल रहे थे, गुड तालिबान बैड तालिबान में तकसीम थे, अफगानिस्तान वाले गुड तालिबान थे और जो पाकिस्तान में थे बैड तालिबान। नो डील विद देम। कोई अमेरिकन से कोई देंगे कोई इस दफ़ा कोई सपोर्ट, कोई टेक्निकल, कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोई पैसे, कोई डॉलर, या वो कहेंगे भाई साहब आप भुगतो, आपने हमें बड़ा तंग किया अफगानिस्तान में? देखिए, जो अमेरिकन हैं, हमारी जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है बिटवीन द टू मिलिट्रीज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो तो जारी है क्योंकि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। रही बात के जो माजी की तरह वो डॉलर्स हमें मिलेंगे, वो तो मिलते नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ आपको जो इक्विपमेंट है, हमारे जो सफीर है वहां पर, उन्होंने भी हालिया एक इंटरव्यू में कहा है कि हम अमेरिका से चाह रहे हैं कि वो हमें नाइट विजन गॉगल्स और स्नाइपर राइफल्स और इस तरह का जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए फराहम करें। तो उस लेवल पर, जरा एक लो लेवल पर तो आपको शायद अमेरिका जो है चीजें फराहम करेगा, लेकिन अगर हम माजी की तरह वो जिस तरह कोalition सपोर्ट फंड था जो $3 की, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को उस तरह की इमदाद मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कामरान यूसुफ हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ अहम टॉपिक्स हैं जिन पे डिस्कशन करेंगे क्लास साहब से। खास तौर पे आज फुल कोर्ट ने समाअत ने हेयरिंग की है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये केस था। जजेस के बहुत अहम रिमार्क्स रहे, इसमें ये कंक्लूड होता हुआ कल नजर आ रहा है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और भी मौजूआत हैं, मोहम्मद जुबैर के बयानात हैं, वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास अब बात करेंगे आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ की सरबराही में जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है, उसने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है उसकी समाअत की। बहुत अहम इसके रिमार्क्स देखने में आए और जजेस के बकौल ये कहा गया कि कल इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा। जो आज के रिमार्क्स है उसके तनाजुर में किस तरह से देख रहे हैं? रिमार्क्स तो मैंने पढ़े हैं, सुने भी हैं, देखे भी हैं, वेरी लीथल आई मस्ट से। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। ये इसका मून आलम साहब हैं, हम टीवी पे उनका शो था, मैं उसमें लास्ट वीक था, उसमें ये इशू आया सामने कि वुमेन सीटों का क्या होगा। फिर काश अब्बासी साहब का शो था, वहाँ पे मैं था, मुस्तफ़ा खोखर साहब थे, इरशाद भट्टी साहब थे, वहाँ पे भी था। वो सारे ये थे कि ईद के बाद ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने बड़ा हम्बली मैंने डिसएग्री किया। मैं ईद के बाद मेरा नहीं ख्याल, अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि वुमेन सीट्स जो है ना ये शायद खान साहब को मिल जाएंगी या इनके पास आ जाएंगी, एक तो लोग वही गुफ्तगू सुनना चाहते हैं ना जो उनके जहन में है। अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू दैट, सो लेकिन हमें से डाल दे। तो मैंने उस वक्त काश अब्बासी साहब के शो में भी कहा, मैं सर मुझे नहीं लगता है कि ये वुमेन सीट्स इनको मिलेंगी, नॉट बिकॉज के खुदा ना खास्ता कि मुझे, मैंने तो कोई ख़वातीन सीटों पे नहीं जाके बैठना, ना मेरा कोई पॉलिटिकली तौर पर कोई एजेंडा है कोई इस पर। मैंने कहा मैं थोड़ा सा मेरिट पे जा के भी देखूं तो ये चीज़ें उनको नहीं जाएंगी उनके पास। 2-3 रीजनिंग मैंने दी जो यहाँ पे भी आपको आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, शो दोनों चल चुके हैं, मून आलम साहबा का भी चल चुके हैं, काश अब्बासी का भी चलो, रिकॉर्ड पे पड़े हुए हैं, ये कॉमेंट्स तो आ जाए हैं ना। ये मतलब हफ्ता पहले के शोज़ हैं, कोई उन्होंने कोई मेरा कोई खुदा ना खास्ता मेरी कोई गुफ्तगू सुन के तो उन्होंने नहीं कहा कि रऊफ साहब ये फरमा रहे हैं तो हमने रऊफ को झूठा नहीं होने देना। अभी मेरी रीडिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं रीडिंग या मैं जो थोड़े से वो चीज़ें सुन के मैंने अपना जहन बनाया है। मैंने कहा 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ अरसे से 2-4 रूल्स ऑफ द गेम तय किए हैं। इन्होंने तय ये किया है कि अब की दफ़ा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है, इसको अपना काम करने दें। जब हर दफ़ा इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे कर देता है
या पेशावर हाई कोर्ट स्टे कर देता है, लाहौर कर देता है, तो और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आ जाते हैं, तो ये क्रिपल होकर रह जाता है इदारा और पूरा पॉलिटिकल मैस समझते हैं। अब आप उस पर 100 इतराज़ात करें, उन पर इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमिश्नर साहब पे, बाकी लोगों पे ज़्यादा कहीं बल्ला ले लिया, निशान ले लिया, उन्होंने उन चेयरमैन ख़त्म कर दिया, बला बला चीज़ें, वो इतराज़ात के आपके 1000% ठीक होंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, सुप्रीम कोर्ट इन मामला से खुद को डिस्टेंस कर चुकी है कि हमने वहाँ पे इनके इशू में नहीं पढ़ना, इसलिए ये अगर रोज़ाना के बुनियाद पर सियासी तौर पर ये मैस मचा हुआ है। सो एक तो एक ट्रेडिशनली तौर पर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के मामलात को नहीं छेड़ रहे, एक चीज़। दूसरा, जैसे मंसूर अली शाह या मुनीर फारूक, दोनों में से किसी एक ने इस पे बात की है ना, उन्होंने कहा कि हमारा, ये कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उनका किया हुआ अमल हमारा अमल है, या हम उसको एंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, दैट्स अनदर थिंग, एक और चीज़ है ये। मैं जो बात कह रहा था कि अब वो ये सवालात बड़े रेलिवेंट उठा रहे हैं, और अगर आपको याद हो हमारे शोज़ में हम क्लिप नहीं बनाते अपना शो में थोड़ा सा अपना ढोल पीटने के लिए, उस वक्त भी कुछ 2-4 लोग उन्हें चले हमारे जैसे उन्हें उस वक्त भी कहा था कि हजूर आप गलत लाइन पे जा रहे हैं, आप किसी और पार्टी को ज्वाइन कर, इतने बड़े बड़े वकील थे इनके पास, और आपने किसी ने बैठ के नहीं सोचा कि उस पार्टी के साथ जम कर रहे हैं खुद को जो इलेक्शन ही नहीं लड़ी। मतलब है इसमें सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के जो अपने हामिद रजा साहब हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट मतलब लड़ने के बाद आप कहते हैं इनको हमारे हिस्से की सीटें दें, उससे तो बेहतर तो खाली रखते। अपने आप MNAs को बचाना चाह रहे थे कि ये किसी और पार्टी में ना चले जाएं, आपको ये होने देना चाहिए। तो जो बात आज वो कह भी रहे हैं, कोर्ट भी कह रही है कि आप इनको आज़ाद रहने देते, अगर कोई और उनको पकड़ता किसी और पार्टी में होता तो भी तो मजलूम आपने बनना था ना। आज उन्होंने एक और बड़ा सवाल उठाया, और ये सवाल मैं उठा चुका हूँ, किसी अपने टीम के मेंबर को कहूँगा वो क्लिप निकालेंगे। मैंने कहा था कि कल को इनको सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के हामिद रजा साहब जो हैं वो डिक्टेट करवाएंगे, ये मैंने कहा हुआ, ये इसमें हमारे प्रोग्राम में है। हमारी डिस्कशंस ऑफ द रिकॉर्ड भी इसी बारे में होती रही कि वो खुद नहीं लड़े सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, तो वो आजाद लड़े। अच्छा, कल को अब ये सारे उनके डिसिप्लिन में आ गए हैं। हामिद रजा साहब के जो बात आज चीफ जस्टिस साहब ने भी की है, वो भाई साहब कल को हामिद रजा साहब कहते हैं फलां बिल के आपने इसमें वोट डालना, या मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है सपोजली, वो कहते हैं इसके बिल के हक में वोट डालो, तो PTI के मतलब इमरान खान साहब या बाकी कह रहे हैं हम उसके मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। अगर वो नहीं वोट डालते तो उनके खिलाफ तो ये डिफेक्शन क्लास लग सकती है, सारे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जो बात आज चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे थे। आप इतने बड़े सियाने बैठे थे सारे माशाल्लाह, इतने यहाँ वर्कर, मतलब उन बेचारों को उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं PTI के वर्कर ने। इतने ज़्यादा तो MNAs नहीं थे जितने ज़्यादा वकील थे इनके पास, 1400 तो वकील इन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। उन वकीलों की इतनी समझ थी कि आपने इतनी मतलब अपनी वर्किंग की थी, या आपको MNAs की टिकटें चाहिए थी, सेनेटर बनना था। हामिद खान साहब किधर थे, लतीफ़ खोसा साहब किधर थे, शुएब शाहीन साहब, मैं बड़े नाम ले रहा हूँ, शेर अफजल साहब, और बहुत वो क्या नाम पंजौता साहब हैं, और पता नहीं और भी 8-10 हैं जो मैं भूल रहा हूँ, मैं शुएब शाहीन है, सलमान अकरम राजा है। तो ये किधर थे ये सारे लोग? इन्हें नहीं बताना चाहिए था कि सर ये मत करें, कल को हम फंस जाएंगे। सो मेरी अभी मतलब बात लंबी हो जाएगी, अभी मेरी रीडिंग है इन्होंने अपने केस की बुनियाद इन्होंने वीक रखी हुई, लेकिन लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा, ये कहेंगे 1 साल की उन्होंने बात की है कि 1 साल इलेक्शन नहीं करवाए। अब इनका यह है कि जब हम चाहें इलेक्शन ना करवाएं, आप एंडोर्स करें कि हमने ठीक इलेक्शन नहीं करवाए, इंटर पार्टी जिससे सारा मसला 1 साल का टाइम दिया गया, अब करवा लेते ना। लेकिन अब हमारा, क्योंकि अब इनके जहन में ये हर पार्टी ये समझती है जो पॉलिटिक्स हमें सूट करते हैं उसके मुताबिक मीडिया भी अपने आप को स्विच ओवर करे, उसके मुताबिक अदालतें भी खुद को अपने को एडजस्ट करें, मिलिट्री भी करें, जर्नल भी करें, जैसे हम अपने आप को सूट करते जा रहे हैं। ये यहाँ पे ये थिंकिंग है, ये जहन है, ये इनकी अप्रोच है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। और सैडली खान साहब की ज़्यादा है, वो कहते हैं जैसे जैसे मैं घूमता जा रहा हूँ ना, मेरे पीछे पीछे फौजी जर्नल भी घूमते हैं, मेरे पीछे मीडिया भी घूमता है, मेरे पीछे अदालतें भी घूमती हैं, पार्लियामेंट भी घूमते हैं, क्योंकि जो मुझे सूट कर रहा है तो वही चलें। अब वो सूट करने का नतीजा आप सुन रहे हैं, जो आज उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, और सारे के सारे उन्होंने जो किए हैं, उन्होंने बातें इनको बताई हैं, उनके पास कोई इन चीज़ों का जवाब नहीं। फैसला तो मतलब मुतवक्के है। आप मुझे बताएं आज की जो रीडिंग है, मैं अगेन जो काशिफ के शो में था, तो बाकी मेरे उससे नहीं एग्री कर रहे थे, उनका खैर ओपिनियन रिस्पेक्टेड। मुना आलम के शो में जो बैठे थे, तो वो ये समझे बैठे हैं कि सीटें हमें मिलने वाली हैं, जो मैं फिर समझता हूँ कि उन पार्टी को सीटें नहीं देनी चाहिए थी, ये सीटें आप खाली रख लेते। मैं इस हक में हूँ, ये PTI के उनका नहीं था, उन्होंने तो जीती हुई नहीं है। मतलब नवाज शरीफ साहब को, पीपल्स पार्टी को या बाकी जमातों को रिफ्यूज करने देना चाहिए था। अभी हमारी जो सीट है, थोड़े से अखलाकियात का मुजाहरा वो भी करते हैं, कोई थोड़े से अखलाकियात जो है शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, बिलावल एंड कंपनी, वो भी दिखाते को भाई साहब ये मेरी मतलब इस चीज़ के लिए मैंने मेहनत ही नहीं की, मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत नहीं की उसकी मैं क्यों मजदूरी ले रहा हूँ। आपको जो वोट पड़े नहीं है, जो आपका है नहीं, उसके बदले में सीटें कैसे ले रहे हैं। सो इन्होंने यहाँ मॉरली तौर, अच्छा यहाँ पॉलिटिक्स में मॉरल की तो अल्लाह के फजल से
कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो जितना बड़ा क्रुक है, जो जितना बड़ा श्रूड है, वो खुद को बड़ा समझदार समझता है, शाना समझता है, बट रिजल्ट इज ऑब्वियस। मैं अभी भी उसी बात पे, आई मे बी रॉन्ग अगेन, बट दैट्स माय रीडिंग। बट दैट्स योर रीडिंग एंड यू आर मेकिंग अ पॉइंट कि आप ये बात पहले से कह रहे हो, बिल्कुल मैं इस चीज की गवाह हूं कि प्रोग्राम में भी और हमारी बातचीत होती रही। क्या करनी चाहिए रेटिंग लेने के लिए? नहीं जी, बादशाह खान है, मिल जाएंगी। अभी देखिएगा यहाँ पे हुकूमत उलट जाएगी, पलट जाएगी, 2 ताई होंगे। ऐसे ऐसे हमारे यूट्यूबर जो एंकर बैठ के एक वो बना रहे हैं, एक मतलब ख्याली किस्म का उन्होंने बना के दे दिया, हलवा पेश कर दिया पीटीआई के बेचारे फॉलोअर्स को, उम्मीद पे रखे जा रहे हैं। नहीं, उनके पास देखें, ये भी आई सीटें आई 60-70 आई और साथ ही शहबाज शरीफ हुकूमत गिर जाएगी। आज जरा उनके बयान, उनके क्वेश्चन जरा पढ़ लें। लाल साहब, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मोहम्मद जुबैर के हवाले से, क्योंकि ये भी एक नया पेंडोरा बॉक्स है जो ओपन हो गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, टाइमिंग किस तरह की थी मोहम्मद जुबैर की तमाम बातें करने की, और अब आगे क्या करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे जो बातें उन्होंने की हैं, इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे, मोहम्मद जुबैर ने एक बड़ा रिवीलिंग किस्म का इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बज़ाहिर बहुत सारे इंकशाफात थे जो किए। अब नाउ वाइल ही वाज बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑल दैट, जो वो रिवील कर रहे हैं इस वक्त एक बहुत बड़ी स्टोरी के तौर पर, अब उसके रिपरकशंस आ रहे हैं। मलिक अहमद खान जो पंजाब के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तो इनको प्रूव करना पड़ेगा। अब ये किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई है मोहम्मद जुबैर के लिए और क्यों उन्होंने बातें? मैंने सुना वो इंटरव्यू, बड़ा काशिफ अब्बासी साहब ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया, बड़े अच्छे सवालात के, किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, एंकर के लिए ये बड़ा मतलब खूबसूरत इंटरव्यू था। सो मैनी थिंग्स वर कमिंग आउट। मेरे अपने मुंह में पानी आ रहा था देख के कि काश हम इस तरह का अपने शो के लिए करते। ईद की छुट्टियों में इतना अच्छा शो मिल गया आपको। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं जुबैर साहब को मैंने देखा। जुबैर साहब को हम बड़े अरसे से फॉलो करते हैं। ही बीइंग ए डिसेंट मैन, जेंटल मैन, मतलब ऑनेस्ट मैन। अब उन पर कभी हमने कोई फाइनेंशियल ये चीज़ें भी नहीं देखी समझी, लेकिन 2-4 चीज़ों की ना उनमें पॉलिटिकल, ही इज नॉट ए पॉलिटिकल एनिमल। एक ना पॉलिटिकल एनिमल होते हैं जो पॉलिटिकल एनिमल के लिए श्रूडनेस आपको चाहिए, चालाकी चाहिए, समझदारी चाहिए, होशियारी चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए जो टीवी पे नहीं बता सकता, वो उनमें नहीं है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो उन्हें वेल लेफ्ट करने चाहिए थे, उन्हें जवाबात नहीं देने चाहिए थे जो उन्होंने दिए। इमरान खान साहब में भी ये क्वालिटी थी, वो भी किसी सवाल को छोड़ते नहीं थे और हर बात का इवन मफरूज़े पे भी जवाब देते। मैं उस वक्त भी 1-2 दफ़ा मैंने कहीं पे कहा था, मैं खान साहब जो है कि मफरूज़ों पे जवाबात देंगे तो मुश्किलात का शिकार होंगे। खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। यही काम उन्होंने किया है काशिफ के शो में। अब वो हल्ट हैं, वो ये समझते हैं कि उनको मतलब लेट डाउन किया गया, नज़रअंदाज किया गया, पावर में वापस आए, कहीं पे उनको नज़र नहीं आ रहा। सम टाइम ये मतलब फौरी रिएक्शन होता है। ऐसी बातें टीवी पे कहने वाली नहीं होती हैं। आप ऐसी बातें अपने मेमोर्स के लिए रखते होते हैं। जब आप रिटायरमेंट का सोचते हैं, फिर आप सोचते हैं कि नो इट्स ऑल ओवर, बूट इज हैंगिंग, कि अब मैं जाऊं और ये बातें सारी करूं। फिर आप किताब लिखते होते हैं, बुक्स लिखते होते हैं। अब टीवी पे बैठ के सारी इंटरनल गुफ्तगू, सारी मैसेजिंग, सारा मिलना जुलना, जाती बातें, तो फिर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि यार इसको तो बात बताओ, ये तो अगले मतलब घंटे में टीवी बता देते, पेट में बात नहीं रख सकता। वो सियासतदान तो भाई साहब ये तो अपने वो कहते लक्कड़ हजम पत्थर हजम कभी राज नहीं रिवील करते। आप बैठ के टीवी पे सारी बातें बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैंने इमरान खान की पार्टी में जाऊं या शायद खकान, वो सुन के डर गए होंगे भाई साहब अगर हम इनको लेकर आते हैं, कोई टास्क इनके जिम्मे लगाते हैं सियासी, ये तो हफ्ते बाद टीवी पे बैठ के सब कुछ बता रहे हैं माजिद के साथ। लेकिन यहीं पे डिस्कशन को रोकना पड़ रहा है। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।